हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल प्रेप रीडर। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? पेपर आपका नज़दीक आ रहा है और आपकी डिमांड के हिसाब से यूनिट 3 पढ़ना था आपको, जिसका इंतज़ार आप सभी को काफ़ी दिनों से था। तो आपसे चीज़ें बोली गई थी कि हम इस वीक में अपनी जो यूनिट 3 है, जैसे यूनिट 2 खत्म होगी उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 3 को भी हम स्टार्ट किए हुए हमें 2-4 दिन हो गए हैं। बाकी की सारी क्लासेस भी हमने कर ली है, जिसमें काव्य हेतु पढ़ लिया है, काव्य प्रयोजन पढ़ लिया, काव्य लक्षण पढ़ लिया, और जो हमारे संस्कृत आलोचक है उनके ग्रंथ हो गए, उनका समय हो गया, वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो चीज़ें नहीं देखी हैं, एक बार जाकर के आप उन क्लासेस को भी ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछते हैं। वो ज़्यादा डीप वाली चीज़ें नहीं आती है, वैसे डिफ़िकल्ट लगती है चीज़ें, फिर भी ये कोशिश करना कि 1-2 बार क्लासेस को ज़्यादा देखो। जो यूनिट्स आपके लिए ज़्यादा हार्ड है, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा गलत होते हैं, उस यूनिट्स पे थोड़ा और काम करने की कोशिश करो। उसको थोड़ा रिवीजन का समय उसको ज़्यादा दो, उसके मॉक टेस्ट ज़्यादा लगो, उसके पीवाई को थोड़े से ज़्यादा समय देकर करने की कोशिश करो। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम आते आते आपकी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएगी और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ जा पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट सेशन को कर दीजिए लाइक, और जो नए स्टूडेंट्स है वो कर दो चैनल को सब्सक्राइब। फिर उसके बाद हम अपनी करेंगे क्लास स्टार्ट। और क्लासेस पसंद आए, अच्छी लगे तो क्लासेस के बाद कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करो। प्लस सारे स्टूडेंट्स अपने व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, जहाँ पर भी आपकी पब्लिक, आपके दोस्त अवेलेबल है, वहाँ तक क्लासेस को शेयर किया करो, ताकि वो सारे स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ पाए। और आप लोगों का साथ, आप लोग जितने ज़्यादा लाइव क्लासेस में आओगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। और उसी के साथ साथ आपके लिए अच्छा कंटेंट और अच्छी क्लासेस और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ज़्यादा कंटेंट आपके साथ शेयर करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि चीज़ें आपको पसंद आनी चाहिए, आपके काम की लगनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमें जो चीज़ें दी जा रही है वो हमारे काम की हैं, हमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है, हमारे लिए चीज़ें उसी हिसाब से अच्छी लग रही हैं, जो हमें चाहिए वही चीज़ें हमें डिलीवर की जा रही हैं, ये चीज़ और ये पॉजिटिव फीडबैक आपका हमारे लिए बहुत पॉजिटिव वे में काम करता है, कि फिर हमारा अलग तरीके से मोटिवेशन बढ़ता है कि चलो स्टूडेंट्स के पास जो चीज़ें शेयर करें उनका फीडबैक अच्छा आ रहा है, तो हम अगली क्लास में और कोशिश करेंगे और बेहतरीन तरीके से और कितने ईजी तरीके से आपके लिए कंटेंट डिलीवर कर सकें, ताकि आप परीक्षा की दृष्टि से या परीक्षा के लिए अपनी चीज़ें और अच्छे तरीके से तैयार कर पाओ, अपना कॉन्फिडेंस डे बाई डे बढ़ा पाओ। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ेंगे रस संप्रदाय, जो यूनिट 3 साहित्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र का एक पार्ट है, जहां से हमें काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र समाप्त होने के बाद हम मॉक टेस्ट पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद फिर हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र की क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है, आ जाओ। रस संप्रदाय, रस शब्द का सामान्य अर्थ होता है स्वाद, आनंद या फिर अनुभूति। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय काव्य शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, तो जिस भी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे उसका आपको मूल अर्थ, जो चीज जिस शब्द का बताया गया, उनको आपको थोड़े से और अच्छे से ध्यान रखना। एक उसकी अलग से आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो कि काव्य हेतु को पढ़ते समय हेतु का क्या अर्थ बताया, प्रयोजन का क्या अर्थ बताया, लक्षण का क्या अर्थ बताया, उसी तरीके से रस का क्या अर्थ, यहाँ पे अलग अलग चीजें दी गई है। तो वो एक एक जो पॉइंट्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, यहाँ से प्रश्न आपको थोड़ा सा इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ, या फिर 1-2 शब्दों के खेल खेलने की वजह से आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो आपको थोड़ी सी चीजें अपने हिसाब से एक अलग स्टडी करनी है, अलग हिसाब से आपको स्मार्ट स्टडी के माध्यम से अपनी चीज़ें क्लियर करनी है, अपने नोट्स तैयार करने हैं, जो कि आपको लास्ट के जो आपके पास 15 से 20 दिन बचेंगे, वहाँ पर आपको वो बहुत उपयोगी रहने वाले और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, आगे देखो। अब शुरू करते हैं। रस शब्द का अर्थ हो गया स्वाद, आनंद या फिर अनुभूति। इसका मतलब क्या है कि रस, और साहित्य में रस का तात्पर्य हो गया वे भावात्मक आनंद जो काव्य के माध्यम से प्राप्त होता है। आनंद, यहाँ पे इस आनंद का क्या मतलब है कि साहित्य को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हमें इमोशनल चीजें जो हमें आनंदित करती है, जिनको पढ़कर हमें अच्छा फील होता है, वो चीजें होती किस में आती है? रस के अंतर्गत आती है। रस का मतलब ये होता है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस का सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में उल्लेख हुआ है। भरत के अनुसार, भरत मुनि कर लेना इधर, भरत मुनि के अनुसार विभावा अनुभाव व्यभिचारिणी संयोगादर्श निष्पत्ति, ये इनकी मुख्य परिभाषा, इनको भी ध्यान रखना है। ठीक है,
इसका अर्थ है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये आपको कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि रस की निष्पत्ति में क्या क्या कौन कौन से भाव आते हैं। तो विभाव, अनुभाव या संचारी भाव, ये क्या होता है, इनके अंदर क्या क्या चीजें आती है, इनकी सारी डिटेल्स हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो नाट्य शास्त्र के अनुसार कितने रस होते हैं? 9 रस। कौन कौन से? श्रृंगार हो गया, रौद्र रस हो गया, वीर रस हो गया, विभत्स हो गया, हास्य हो गया, करुण हो गया, अद्भुत, भयानक और शांत रस। सारे के सारे रस के आपको नाम याद करने हैं। ठीक है, और इनकी संख्या विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। मुख्य रूप से 9 माने गए, फिर उसके बाद कौन सा ऐड किया गया, किसने ऐड किया, फिर उसके बाद और कौन सा है, संचारी भाव कितने हैं उसमें, और लास्ट में कौन सा ऐड किया गया, भरत मुनि ने कौन सा माना। मुख्य रूप से भरत मुनि जो मानते हैं उसी को हम फाइनल मानते हैं। उसके बाद चीजें थोड़ी बहुत ऐड होती जाती है, तो उनके आप नाम ध्यान रखना है कि 9 नंबर पे किसको ऐड किया, 10 पे किसको ऐड किया। वो चीजें आपके लिए थोड़ी अगर ज्यादा डीप जाएंगे तो वहां से पूछी जा सकती है। इनमें से प्रथम 4 कौन कौन से? श्रृंगार, रौद्र और वीर और विभत्स जो रस है, इनको भरत मुनि ने मूल रस माना। तो यहां से ध्यान रखना है, भरत मुनि के अनुसार मूल रस जो 9 रस माने, इनमें से मूल रस कौन कौन से हैं, उनके आपके सामने 4 ऑप्शंस रह सकते हैं। फिर आपके पास विकल्प आएगा 1, 2 या फिर केवल 1 या 2, 3। तो वहां पर आप इस तरीके से चीजें पूछी जाएगी तो इनको करेक्ट कर सकते हो। भामा और दंडी जैसे अलंकारवादी आचार्य, पहले तो ये ध्यान रखना है, भामा और दंडी दोनों कौन थे? अलंकारवादी आचार्य। इन्होंने भी रस की महत्ता को स्वीकार किया काव्य में कि रस होना बहुत जरूरी है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं वाक्य में रसात्मक काव्य, ये आपकी इंपॉर्टेंट पंक्ति हो जाती है, इंपॉर्टेंट परिभाषा। यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। कहते हुए अपने साहित्य दर्पण, इनकी रचना कौन सी? साहित्य दर्पण। इसमें रस को ब्रह्मानंद के समकक्ष बताया। तो ये भी चीजें ध्यान रखनी है कि रस को ब्रह्मानंद के समान किसने बताया है? तो आचार्य विश्वनाथ ने बताया है। इनके बारे में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और बार बार बोलती हूँ कि साहित्य शास्त्र जब हम पढ़ते हैं उसमें आपको बहुत डीप इतना नहीं जाना है कि बड़ी बड़ी पुस्तकें उठानी है, 5-7 पुस्तकें उठा के सामने रख ली, उसमें से आप 4 चीज इधर से करोगे, 4 चीज, वो काम हमारा हम करके ला रहे। आप उनसे पढ़ो, वो चीजें हैं आपके लिए पढ़ने की। अगर आप वहां जुट जाओगे तो सारी चीजें आप क्लियर, बाकी कैसे करोगे। तो ये चीजें यहाँ से बस आपको मुख्य रूप से परिभाषाएं ध्यान रखनी है, जो अलग अलग शब्द प्रयोग है वो ध्यान रखना है, अर्थ ध्यान रखने हैं। अर्थ किनके? जो मुख्य आलोचक हो गए उनकी आप परिभाषाओं के कुछ एक अर्थ ध्यान रख सकते हो, सारे वो भी ध्यान नहीं रखने। काव्य लक्षण में आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। वो बार बार कहते हो कि काव्य लक्षण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस आलोचक भी आपको बता दिए, कुछ एक से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आनंदवर्धन हो गए, मम्मट हो गए, कुंतक हो गए, भरत मुनि हो गए, भामा हो गए। ये जो 5-7 ऐसे आलोचक है जिनसे ज्यादातर प्रश्न हमें घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में आप कोशिश क्या करो कि सारी एक एक चीज वहां से क्लियर कर पाओ। पंडित राज जगन्नाथ ने अपनी काव्य परिभाषा में प्रयुक्त रमणीयता का अर्थ स्पष्ट करते हुए लोकोत्तर आह्लाद का जनक कहा है। रमणीयता चे लोकोत्तरा आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता। ठीक है, तो ये परिभाषा रस से संबंधित किसकी हो गई? पंडित राज जगन्नाथ की। अब देखो रस के स्वरूप, यहां से आपको पीवाईक्यू में प्रश्न पूछा गया था, उसमें या तो क्रम से थे या फिर कौन कौन से रस के स्वरूप में आते हैं, तो उनमें से आपके सामने ऑप्शन थे, और वहां पे 1-2 शब्द अलग देखे थे जिसके हिसाब से आप कंफ्यूज हो गए थे, या फिर हो सकता है इस तरीके की चीजें यहाँ से आप पढ़कर भी नहीं गए होंगे और वहां से प्रश्न आ गया। तो आगे के लिए भी यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो कि अब की बार इसी प्रश्न को थोड़ा सा और घुमा फिरा के उसके पैटर्न में बदलाव करके आपसे चीजें पूछी जा सकती है। पहला क्या है, ये क्रम भी ध्यान रख लेना, सारा क्रम ऐसे ही है जैसा इसमें बताया गया है। रस सत्वंद्रेक है, रस की अखंडता, रस स्वयं प्रकाशानंद है, रस आस्वाद रूप है, रस चिन्मय स्वरूप है, चिन्मय मतलब ज्ञान स्वरूप, रस ब्रह्मानंद सगोदर रूप है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, ज्ञान रहित रस की अन्य विरोचन नित्या। अब यहाँ से आपको अर्थ वगैरह बहुत कम पूछे जाएंगे, आपके सामने डायरेक्ट ऐसे ही शब्द रहेंगे। पीवाईक्यू को देख लेना, दिसंबर वाला हमने पेपर सोल्व किया था, उस समय ये चीजें बताई गई थी, वहां से प्रश्न आया था, वहां पे डायरेक्ट आपको ऐसे कैसे ही शब्द दिए हुए थे, उनको आपको सही आंसर बताना था।
रस के अंग कौन कौन से होते हैं? 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी के चारों का भी हम डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें बहुत शॉर्ट में अच्छे से समझते हुए चलना है और कोशिश करना एक बार इन क्लासेज को, जो नए स्टूडेंट्स पढ़ते हो या चीजें जिनकी ये यूनिट कठिन लगती है, वो सब स्टूडेंट्स इनको पहली बार क्लास को केवल सुनो, चीजें देखो कि क्या क्या चीजें दी गई है, किसमें क्या चीजें आती है, किसका क्या अर्थ होता है, उसके बाद दोबारा क्लास सुन के उसका शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करना। अब सबसे पहले पढ़ते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव में क्या होता है? स्थायी भाव रस का पहला और सर्वप्रमुख अंग हो गया, ठीक है। पहला, इसको इस तरह से भी क्रम भी ध्यान रख सकते हो कि पहले स्थायी भाव आता है, फिर विभाव आता है, फिर अनुभाव और उसके बाद संचारी भाव आता है, ठीक है। भाव शब्द की उत्पत्ति भय धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ है संपन्न होना या फिर विद्यमान होना। अतः जो भाव मन में सदा अभिज्ञान ज्ञात रूप में विद्यमान रहता है उसे स्थायी या फिर स्थिर भाव कहता है। जो भी भाव हमारे मन में आते हैं, जो चीजें हमारे मन में होती है, वो हमेशा के लिए स्थिर रहे, उनको क्या बोलते हैं? विद्यमान रहे, उसको हम स्थायी या स्थिर शब्द, इस शब्दों के माध्यम से भी आप इसकी परिभाषा आराम से ध्यान रख सकते हो। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वह रस रूप में व्यक्त हो जाता है, ठीक है। तो सारे रसों के बीच में अगर स्थायी भाव मिल जाता है तो रस का निर्माण होता है। आचार्य भरत मुनि ने स्थायी भाव 8 ही माने हैं, ठीक है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है और ये भरत मुनि ने कितनी माने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 8 मानिए कि कौन कौन सी मानी? रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जगसा और विस्मय। इनके आपको नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से आप प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि पहले तो हमने देख लिया कि 9 रस कौन कौन से, फिर स्थायी में कौन कौन से, विभाव में कौन से आएंगे, अनुभाव में कौन से आएंगे और संचारी भाव में जो 33 संचारी भाव रहेंगे उनमें कौन कौन से आएंगे और वो कौन से स्थायी भाव में कहाँ स्थान रखते हैं, वो सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। और यहाँ से आपको कुछ इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो चीजें थोड़ी सी तो आपको इनको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और कोशिश करने का यही तरीका है कि क्लासेस को थोड़ा ज़्यादा सुनो, फिर या फिर पीडीएफ से पढ़ो, तो पीडीएफ से 2, 3, 4 बार इनको पढ़ने की कोशिश करो और इनको थोड़ा सा अपनी रियल लाइफ से और उस तरीके से सोचते हुए चलना है, आराम से चीज़ें कनेक्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको संस्कृत काल में वैसे नहीं पहुंचना है, किस तरीके से चीज़ें थी, ऐसे बोला है, संस्कृत में बोला है, इसको पूरे वाक्य को, परिभाषा को याद करना है, वहाँ नहीं पहुँचना है। हमें शॉर्टकट तरीका अपनाते हुए अपना जारी निकालना है, क्योंकि हमारे पास 6 महीने रहता है, पाठ्यक्रम हमारे पास बहुत बड़ा रहता है। अभी हमारे पास पेपर पास करना सबसे मेन उद्देश्य है, तो उसी के हिसाब से हम अपनी चीज़ें करते हुए चलेंगे। वर्तमान समय में इसकी संख्या 9 कर दी गई है। पहले यानी कि भरत मुनि ने तो इन्होंने 8 ही मानी है, लेकिन आजकल हम 9 सुनते हैं, जिसमें निर्वेदनात्मक स्थायी भाव की परिकल्पना भी की गई है। तो निर्वेद, ठीक है, निर्वेद नामक एक नया स्थायी भाव में जोड़ गया है। और इसके बाद फिर माधुर्य को भी जोड़ा गया है। ये कितने नंबर पे था? 10 नंबर पे। सॉरी, माधुर्य के वात्सल्य को, ओके, सॉरी, वात्सल्य, इसको जोड़ा गया 10 नंबर पे, ठीक है। नामक स्थायी भाव की भी परिकल्पना की गई। इस प्रकार रस के अंतर्गत 10 स्थायी भाव का मूल रूप से विश्लेषण किया जाता है। इसी आधार पर 10 रसों का उल्लेख किया जाता है। अगर आपको भरत मुनि के हिसाब से पूछते तो आपको 8 ही बताना है, और वैसे पूछा जाए तो आप 10 बताना है। और 8 और 10 दोनों, वैसे तो दोनों एक साथ आना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप 8 को करेक्ट कर सकते हो और इनके हिसाब से आएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब 2 नंबर देखो, विभाव रस। विभाव रस का दूसरा अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग है भावों का विभाव करने वाले अथवा उन्हें आस्वाद योग्य बनाने वाले, अथवा उन्हें आस्वाद योग्य, अच्छा 2 बार रिपीट हो गया, बनाने वाले कारण विभाव का कारण होता है, ठीक है। विभाव का मूल कार्य है सामाजिक हृदय में विद्यमान भावों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। पहले हमने देखा कि हमारे मन में जो हमारे मन के भाव होते हैं वो स्थायी रूप में हमारे जीवन भर के लिए रह जाते हैं, वो तो हो गए स्थायी भाव में। और विभाव में क्या होता है? सामाजिक हृदय में जो भाव विद्यमान रहते हैं उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किस में आती है? विभाव में आती है। विभाव के भी 2 अंग होते हैं। यहाँ से आपको पीवाईक्यू में प्रश्न पूछा गया है, कौन कौन से भाव हो गए? आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव हो गया, ठीक है। आगे देखो, आलंबन विभाव का क्या मतलब है? आलंबन का अर्थ है आधार या आश्रय, अर्थात जिसका अवलंब का आधार लेकर स्थायी भावों की जागृति होती है, उन्हें आलंबन कहते हैं। अगर हम सरल शब्दों में देखें कि जो सोए हुए मनोभावों को जागृत करते हैं वे आलंबन विभाग में आता है। जो मनोभाव हमारे सो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं, जिनको हमें लगता है कि हमारे अंदर है ही नहीं, उनको जगाने का जो कार्य होता है वो किसके अंदर आता है? आलंबन विभाग के अंदर। जैसे देखो, अगर श्रृंगार रस की बात करें, उसके अंतर्गत नायक नायिका का जो आलंबन होगा, और श्रृंगार रस जो मान लो कि
श्रृंगार रस को जगाने के लिए क्या करेंगे, नायक नायिका का आलम्बन का वर्णन करेंगे, उनके बारे में चीजें बताएंगे, तो उनका वो जो भाव सोया हुआ है वो जागृत हो सकता है। वीर रस के अंतर्गत हम क्या करेंगे, युद्ध के समय में भाट और चारणों के गीत उनको सुनकर सुनाएंगे और शत्रु को देखकर योद्धा के मन में उत्साह भाव जागृत होगा। और ये भाव जागृत करने का क्या तरीका है कि अगर आपको युद्ध जीतना है, एक योद्धा के मन के अंदर वो भाव जागृत करने हैं जो उसके मन में नहीं आ रहा या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डिमोटिवेशन आ रहा, तो उस समय आप क्या कर सकते हो कि उसको उसी तरीके के वीर गीत सुनाओ जिससे वो और अपने आप को ज्यादा जागृत कर पाए और अच्छे से युद्ध लड़ सके। और उसी तरीके से श्रृंगार रस के समय आप नायक नायिका आलम्बन की बातें करोगे तो वो सारी चीजें होती है। ये आप अपनी रियल लाइफ से आराम से चीजें जोड़ सकते हो। इसी प्रकार आलम्बन के चेष्टाएं उद्दीपन भाव कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत देश काल और वातावरण को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये यहां से अलग हो गया, ये किसका हो गया, उद्दीपन विभाव का। ठीक है, अब उद्दीपन विभाव को देखो। उद्दीपन विभाव का अर्थ है उद्दीप्त करना, भड़काना या फिर बढ़ावा देना। जो जागृत भाव को उद्दीप्त करे वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। यानी कि आपने किसी के अंदर जागृति ला दी कि ठीक है आपको ये काम करना है, ठीक है कर लेंगे, उसके बाद उस काम को उस तरीके से भड़काना कि वो अच्छे तरीके से तरह के पॉजिटिव वे में जाने के बजाय वो नेगेटिव वे में चला जाए, तो वो होता है किसी चीज को उनको जागृत करते। अच्छी बात है, जागृत भाव आ गया, उसके बाद उसको और उद्दीप्त करना और भड़काना, वो चीज किस में आती है, उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती है। उदाहरण, श्रृंगार रस के अंतर्गत चांदनी रात का वर्णन करना, सरोवरों का वर्णन करना, वही है अतिशयोक्ति वर्णन करना, बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। उस समय पे उसके जो भाव होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, वो और अधिक जाग जाती है। वो सारी चीजें किस में आती है, आपके उद्दीपन विभाग में आती है। आलम्बन विभाग में क्या होता है, सिर्फ हम नॉर्मल वर्णन करते हैं ताकि वो जागृत हो जाए कि अच्छा मुझे जीवन में थोड़ा इस तरीके से भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन उद्दीपन विभाग में क्या होता है कि वो ज्यादा भड़काने वाली, ज्यादा अतिशयोक्ति वर्णन वाली और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चीजें बोली जाती है, जो किसमें आएगी, उद्दीपन विभाग में, सॉरी उद्दीपन विभाव में। अगर वीर रस की बात करें, इसके अंतर्गत शत्रु की सेना, शत्रु की ललकार, युद्ध वाद्य आदि उद्दीपन विभाव होंगे। ठीक है, अनुभाव रस देखो। अब हम विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी, उसका ये तीसरा सॉरी वो कौन सा था, संसारी भाव। ठीक है, तो ये इधर आएगा। और ये किसका था, उद्दीपन और आलम्बन, ये विभाव के दोनों पार्ट थे, इनको हमने पढ़ा है। इसमें क्या होता है, आलम्बन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है, यानी कि जो पीछे दोनों पार्ट पड़े, ये इन दोनों को प्लस कर दो, पीछे वाले और इसको, तो इसके कारण जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, अनुभाव कहता है। जिसमें कि जागृत भी करना है प्लस भड़काना भी, दोनों चीजें आएगी, वो किस में आ जाएगी, हमारे अनुभाव में आ जाएगी। शास्त्र के अनुसार आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। भावों के पश्चात उत्पन्न होने के कारण इन्हें अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव की संख्या कितने, 4 है। इनके चारों के नाम याद रखना, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहारीय। सात्विक वह अनुभव है जो स्थिति के अनुसार स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। संख्या इनकी कितनी, 8 है। स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, विवरण, अश्रु और प्रलय। यानी कि अगर आप किसी सिचुएशन में आपको डर लग रहा है, आपके हाथ पैर कांपने स्टार्ट हो जाते हैं, अंदर से डर लगता है, वो क्या होता है, वो स्वयं से उत्पन्न होते हैं। उसके लिए आपको कोई और चीजें नहीं बना रहा होता है, आपका माहौल वैसे ही वातावरण भले ही बना हुआ, लेकिन वो किसी चीज का कंपन होना बॉडी में, या फिर स्वर भंग होना, जैसे बोलते बोलते अपनी बोली में लड़खड़ाहट आना, शब्द कुछ और निकालना चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है, हड़बड़ी में गड़बड़ में, वो सारी चीजें, रोमांच हो गए, स्वेद हो गए, आंसू आना हो गया, प्रलय आना हो गया, ये सारी चीजें किस में आएगी, सात्विक अनुभव में आएगी। क्योंकि सात्विक में क्या होता है, सारी की सारी चीजें स्थिति के अनुरूप स्वयं ही उत्पन्न होती है, अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। जैसे हमारे सामने स्थिति रहेगी, खुश हो जाएंगे, अगर स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो हम आंसू भी आ जाएंगे, वो सारी चीजें होती है। डर के कारण आपको कंपन भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। अब आता है आपके पास, हमारे पास संचारी भाव। संचारी भाव जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। संचारी भाव, इनकी संख्या नाट्य शास्त्र में 33 बताई गई है। इसकी संख्या आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं इनके बारे में, एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थिति वश अनेक भावों का संचार होता है। उदाहरण के लिए प्रेम स्थायी भाव में के क्षेत्र में प्रिय के मिलन पर हर्ष भी हो सकता है, उसके वियोग पर आपको दुख भी हो सकता है, उसकी उपेक्षा पर शोक भी हो सकता है, अहित की आशंका पर चिंता भी हो सकती है, आदि भावों की अनुभूति होती है और इन्हें ही क्या कहा जाता है, संचारी भाव कहा जाता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि संचारी भाव का क्या मतलब हो गया कि आपके सामने आपका एक स्थायी भाव है कि आपने मान लिया कि मेरा ये स्थायी भाव है,
उसके बीच परिस्थिति जिस हिसाब से बदल रही है, एक ही परिस्थिति में एक ही भाव में आपके अलग अलग भाव आ रहे हैं, वो किस में आते हैं, संचारी भाव में। परिस्थिति आपके सामने, किसी व्यक्ति के साथ आप बैठे हो, एक पल के लिए आप खुश हो जाते हो, दूसरे पल में आप नाराज हो जाते हो, तीसरे पल में ही आप कुछ ना कुछ चिंता होने लगते हैं, या फिर उसकी किसी भी कोई उपेक्षा कर दी, इस तरीके से कोई चीज बोल दी तो आपको उस पर शोक भी होने लग जाता है। तो वो सारी चीजें एक साथ किस में होती है, संचारी भाव में होती है। ठीक है, अब देखो स्थायी भाव और इधर क्या आएगा हमारा, संचारी भाव। इसको इधर से काट के इसको यहां कर लो। ठीक है, अब यहां क्या समझना है, ये चीज और ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्थायी भाव में कौन से संचारी भाव आते हैं, या फिर संचारी भाव में कौन कौन से स्थायी भाव आते हैं। तो रति स्थायी भाव के समय आपके सामने संचारी भाव कौन कौन से उत्पन्न हो सकते हैं, वो है स्मृति का, मोह का, चिंता का, हर्ष का, या फिर असूया का। क्रोध के समय स्मृति का, उग्रता का और शंका का। इसमें शायद स्मृति नहीं आएगा, इसको एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे। उत्साह में क्या आएगा, आवेग का, हर्ष का और गर्व का। जुगुप्सा में क्या आएगा, दीनता, निर्वेद, ग्लानि। हास में क्या आएगा, हर्ष, निद्रा, आलस्य, चपलता। और शोक में क्या होगा, ग्लानि, चिंता, दीनता, मोह, शंका। विस्मय में क्या आएगा, फिर स्मृति, हर्ष, आवेग और शंका। भय में क्या आएगा, शंका भी होगी, चिंता भी होगी, त्रास भी आएगा और आपको ग्लानि भी महसूस हो सकती है। निर्वेद के समय क्या होगा, स्मृति, धृति और हर्ष आएगा। वात्सल्य में क्या होगा, स्मृति, चिंता, शंका और हर्ष और धृति। तो यहाँ पे मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है, इधर की साइड के वाले तो हो गए आपके सारे के सारे 33 संचारी भाव। तो इनके नाम अगर आप याद रखना चाहो तो इनके नाम याद रख लीजिएगा कि कौन कौन से 33 संचारी भाव होते हैं। उसके अलावा पीछे हमने विभाव में भी देख लिया कि विभाव के अंदर कौन कौन से भाव होते हैं, स्थायी में कौन कौन से होते हैं, और आलम्बन वगैरह पढ़ लिया, उद्दीपन पढ़ लिया, वो किस किस के पार्ट है, उनकी परिभाषाएं क्या है, वो सारी चीजें होती है हमारी इनके अंदर। तो ये ना बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, उन छोटे टॉपिक्स में भी हमें बहुत लिमिटेड चीजें पढ़नी होती है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। जो चीजें हमें पीवाई क्यों अक्सर पूछी जाती है उन्हीं से रिलेटेड हम सारी चीजें करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब यहां सबसे पहले क्या समझना है कि किस तरीके के हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य अर्थ है, ये आप आराम से समझ सकते हो, इनमें बहुत ज्यादा चीजें लेनी नहीं है। स्वाद हो गया, कोई आनंद हो गया, अनुभूति होना किसी चीज की, ये हमारे लिए एक रस की प्राप्ति होती है। साहित्य में रस का तात्पर्य हमने देख लिया, भावात्मक रूप से आनंद जो काव्य के माध्यम से प्राप्त होता है। अपनी भावना कोई चीज हमें बोल रहा है, कोई चीज उसमें हमारी भावना किस तरीके से कनेक्ट होती है, उस भावना से जो हमें खुशी या फिर जो कुछ भी महसूस होता है वो हमारा रस के अंतर्गत आता है। और बाकी भरतमुनि के नाट्य शास्त्र के हमने वर्णन कर लिया। यहाँ पर आपको ध्यान रखनी परिभाषाएं हो गई। ठीक है, इसको आप हमें एक अलग पेपर में समझने की कोशिश करते हैं। देखो यूनिट 3 में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। एक नंबर, आलोचक, उनके ग्रंथ और उनके समय। ठीक है, ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है शुरुआत में। 2 नंबर पे क्या ध्यान रखनी है, कोई भी हम अगर मान लो संप्रदाय पढ़ रहे हैं या फिर लक्षण पढ़ रहे हैं, हेतु पढ़ लिया, प्रयोजन पढ़ लिया, इन चीजों में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि मुख्य रूप से आती है आपकी परिभाषा, और किसने कौन कौन से संस्कृत परिभाषाएं दी, उन संस्कृत परिभाषाओं में से आपको क्या करना है, एक एक निकालना है कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स निकालोगे तो सारी परिभाषाएं आराम से याद हो जाएगी। पूरी की पूरी अगर परिभाषा लेकर एक साथ बैठोगे तो चीजों में उलझ जाओगे और वहां चीजें अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर जो इनमें देखो संप्रदाय आएंगे, वहां पर क्या रहेगा, आपके सामने बहुत सारे पार्ट रहेंगे। जैसे अभी अभी हमने इस संप्रदाय में भी देखा, पीछे भी हमने जो सारी चीजें पढ़ी थी वहां पर भी आएगी, आगे भी हमें देखने को मिलेगी। तो इनके पार्ट पहले तो कितने प्रकार हैं, फिर उन प्रकारों के और उप प्रकार कौन कौन से, उनको भी आपको ध्यान रखना है। परिभाषाओं में भी आपको फिर से जो हिंदी वाली परिभाषाएं पढ़ेंगे उनमें भी आप कीवर्ड से ध्यान रख सकते हो। प्लस ज्यादातर क्या ध्यान रखना है, भारतीय जो आलोचक है, जो भारतीय संस्कृतकार है, इनके जो ग्रंथ है या इनके संबंध में, जैसे हमारे पास भरतमुनि हो गया, भामा हो गए, कुंतक है, मम्मट है और आनंदवर्धन है, फिर कौन हो गया, दंडी हो गए।
ये इस तरीके से कुछ 7-8 ऐसे आलोचक हैं जिनके बारे में हमें हर एक चीज पता रखनी पड़ेगी। उनके काव्य के बारे में वो चीजें पढ़नी पड़ेगी, नाट्य शास्त्र के बारे में उसके अन्य नाम क्या है, उसके अंदर क्या चीजें बताई गई है, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो लाइन के हिसाब से इनके बारे में वो चीजें भी हमें पढ़ने की जरूरत है। बाकी कुछ चीजें तो हमने पहली क्लास में देखी थी, फिर जो बच गई उनको भी हम और आगे की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस तरीके से चीजें हैं कुछ जो हम यूनिट 3 में भारतीय काव्य शास्त्र को ऐसे समझ सकते हैं। मेन यहाँ पे बस फोकस यही रखना है, परिभाषाओं के बाद अगर आओगे तो पॉइंट टू पॉइंट बस पॉइंट्स ध्यान रखना है हर चीज के। पॉइंट्स की आपको परिभाषाएं बहुत रेयर पूछी जाएगी, पर हाँ क्रम वाले पूछे जा सकते हैं। अगर कथन कारण वाले आएंगे तो उसके लिए आपको सिर्फ पॉइंट्स या कीवर्ड्स से आप सही और गलत तो ठीक कर सकते हो, लेकिन जो आ रही की सही व्याख्या है उस वाले सेंटेंस को क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ पॉइंट से काम नहीं चलेगा। जो चीजें आपको अन्य परिभाषाएं भी बताई गई है वो भी ध्यान रखना है। हालांकि देखो कहाँ पर थे अभी हम, हाँ अगर हम चाहें तो इनकी परिभाषाएं भी अच्छे से कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, पर उतनी ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें हो जाएगी। तो और इसके अलावा देखो, अब अगर हम यहाँ पे बात करें इनके भी चाहते हम तो इनकी और डिटेल कर लेते, लेकिन जिस तरीके से हमारा पैटर्न है, जो चीजें हमें पूछी जा रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए इनफ चीजें हैं। फिर भी अगर कुछ चीजें बच जाएगी जो हमें बाद में पढ़ते हुए लगेगा कि ये चीज हमें क्लास में बतानी थी, तो उनका हम क्या करेंगे, उनको हम एमसीक्यू की क्लासेस जब रखेंगे और पीवाईक्यू करेंगे उस समय आपको उसमें और डिटेल में समझा दिया जाएगा कि उन नोट्स के अंतर्गत आप इनको भी और ऐड कर लो। तो वहां पर भी आप थोड़ी बहुत जगह छोड़ते चला करो जहां से भी आप अपने नोट्स तैयार करते हो। ठीक है, तो अभी हमारा साहित्य शास्त्र चल रहा है। तो आपको पहले भी बताया था कि साहित्य शास्त्र को काफी स्टूडेंट्स के लिए थोड़े से कठिन होते हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा लंबा क्लासेस को नहीं खींचेंगे, एक साथ बहुत सारी चीजें करेंगे, 2 टॉपिक्स 2 संप्रदाय वगैरह एक साथ लेके चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए हमने छोटा छोटे टॉपिक्स चुने हैं, एक दिन में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। क्लास के बाद आप वापस पीडीएफ से भी पढ़ो तो इतना ना लगे कि इतनी सारी चीजें कैसे पढ़ूं, इसको पढ़ा इतने में ये भूल गया, ये समझ में नहीं आया, दिमाग में सारी उलझने एक साथ हो गई। तो एक दिन के लिए आप एक दिन के हिसाब से टॉपिक करोगे तो आराम से हो जाएगा। लेकिन ये नहीं करना है कि एग्जाम आएगा तब तक करते रहेंगे, जिस दिन जो क्लास हो जाए उसका उसी के साथ रिवीजन करोगे तो ही चीजें हो पाएगी। ठीक है, बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर देना है और सेशन को लाइक करके शेयर करना है। प्लस जो भी नए स्टूडेंट्स क्लासेस देखने आते हो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो। चीजें आपके लिए है, चीजें सही दिशा में आप जा रहे हो, सही जगह पे अगर पहुंचे गए हो तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि परीक्षा तक या परीक्षा से आगे जहां भी आपको दूसरी परीक्षा देनी हो उसके लिए प्रेप रीडर आपके लिए एक भरोसेमंद और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है। तो यहाँ से आप अच्छी सही दिशा में सही तरीके से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद बाकी आप सभी का जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है, यह है प्रेप रीडर यूजीसी हिंदी, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम आईडी इधर को, इसको भी फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी आपको लेटेस्ट अपडेट आती है तो वो इधर भी शेयर कर दी जाती है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं लिंक नहीं मिलता है, कोई पीडीएफ नहीं मिलता है, या फिर कुछ भी टेस्ट सीरीज से संबंधित जो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं उन सभी चीज़ों से संबंधित भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये नंबर है आपके व्हाट्सएप वगैरह, तो सारी चीज़ें आपके सामने है। ठीक है, चलो फिर अभी बाय बाय।